नमस्कार साथियों, जीएस स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है पॉलिटी से संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी से संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। आज से यह पॉलिटी का क्लास 4 है। अब तक हमने पॉलिटी से टोटल क्लास 3 ले लिया है। आज पॉलिटी से क्लास 4 चल रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर फ्री में नोट्स अवेलेबल कराया जा रहा है जीएस का। तो आप भी अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र क्या है। संघ एवं राज्य क्षेत्र क्या है, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। बच्चों, शुरू करने से ये जो आप पढ़ रहे हैं पॉलिटी, यह किसी भी अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यह क्लास ले सकते हैं। बच्चों, यह एसएससी के सिलेबस, जो एसएससी का सिलेबस है उस हिसाब से यह पॉलिटी नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। पॉलिटी आपको पढ़ाया जा रहा है। अब तक हमने इतिहास और भूगोल पूरा आपको पढ़ा दिया है। अब पॉलिटी हम पढ़ा रहे हैं। तो अब निसंकोच अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप यह क्लास ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिक्स क्वेश्चन है और नोट्स भी आपको एक शानदार नोट्स दिया जा रहा है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब ये जानते हैं राज्यों का संघ क्या है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। संविधान सभा ने संविधान में भारत का नाम इंडिया, जो कि भारत है, उसे चुना गया था, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 1 में वर्णित राज्यों का संघ का अर्थ है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है तथा राज्यों को संघ से विभक्त होने का अधिकार नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है राज्यों के क्षेत्र, दूसरा है संघ क्षेत्र, तीसरा है ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिगृहित किया जा सकता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम और उनके विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। इस वक्त 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्यों के संदर्भ में संविधान के उपबंध की व्यवस्था सभी राज्यों पर जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर समान रूप से लागू है, ठीक है। अब ये जानते हैं, समझ गए संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र का अर्थ। अब आइए जानते हैं राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति क्या है। आइए इसे आपको बताते हैं। अनुच्छेद 3 संसद को अधिकृत करता है। बच्चों, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यह क्वेश्चन पॉलिटी का तो है ही, और यह जो नोट्स में यह जो आपके सामने यह बहुत ही एकदम इम्पोर्टेंट ही समझिएगा। यानी एग्ज़ाम में जो पूछा जा रहा है कई बार, जो रिपीट है टीसीएस के द्वारा, एसएससी के द्वारा, कई एग्ज़ाम में हुआ है, जो एसएससी जीडी का हुआ, एसएससी सीएचएसएल का हुआ, सीजीएल का हुआ, एमटीएस का हुआ, यूपी पुलिस का हुआ, मिक्सचर है पूरा। ये मैं मिक्स लेकर आया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है इसमें, मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं। मैंने मतलब क्वेश्चन नहीं लिखा है, बस उसको मैंने एक विस्तार रूप से लिख दिया है कि बच्चे अगर पढ़ रहे हो तो समझ जाएंगे और ध्यान में भी रहेगा, ठीक है। तो आप नोट्स तो पॉलिटी का बना ही रहे हैं और साथ ही साथ आपको कुछ मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह भी आपको मिल रहा है इस सेशन से, ठीक है। तो आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आइए जानते हैं पहला क्या है। राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति में पहला आता है किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी और किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी एवं घटा सकेगी, ठीक है। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। यही है राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति। यही है कि कोई नया राज्य बनाना हो तो बना सकता है, उसका कोई नाम है, उसका नाम बदलना चाहे या कोई नया नाम रखना चाहे तो ये सब उसके पास शक्तियाँ रहेंगी, वो सब ये हो सकता है संसद के द्वारा, ठीक है। नोट करके इस बातों को लिख लीजिएगा ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। ठीक है, जब तक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही संसद में पेश किया जाता है। ठीक है, संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है और यह मत निश्चित समय सीमा के अंदर देना होता है। ठीक है, एक निश्चित मतलब समय निश्चित होता है कि इतने में इतना कर देना है। ठीक है, राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के मत को मनाने के लिए बाध्य नहीं है, वह इसे स्वीकार या अस्वीकार भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए जानते हैं उसी के संबंध में, राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में नेक्स्ट बिंदु क्या कहता है, उसे आइए जानते हैं। संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि एक वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति के ही कदम उठा सकती है। ठीक है, संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है। भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है क्योंकि संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है जबकि राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती। संविधान के अनुच्छेद 4 में यह घोषित किया गया है कि अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन में मनाया जाएगा। ठीक है, हर एक चीज़ को लिखा गया है, बस आप 2-3 बार ध्यान से पढ़ेंगे आपको हर एक चीज़ मालूम हो जाएगा। संसद की शक्ति राज्यों की सीमा समाप्त करने और भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने ही नहीं, यह कार्य अनुच्छेद 368 में ही संशोधन कर दिया जा सकता है। 1969 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि भारत और अन्य देश के बीच सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यह कार्य पालिका द्वारा किया जा सकता है और किंतु इसमें भारतीय क्षेत्र को विदेश को सौंपना शामिल नहीं है। ठीक है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उद्भव कैसे होगा, आइए इसे जान लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में 552 रियासतों और भारत की भौगोलिक सीमा में थी, जिसमें 549 रियासतें स्वेच्छा से भारत में शामिल हो गई, किंतु 3 रियासतें थी जो हैदराबाद, जूनागढ़ एवं कश्मीर ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। बाद में हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा एवं कश्मीर को विलय पत्र द्वारा भारत में शामिल किया गया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था, आप याद रखिएगा। प्रमुख आयोग एवं उनके सुझाव क्या थे। धर्म आयोग क्या था, यह भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन पर विचार के लिए 1948 में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाजीय प्रांत आयोग की नियुक्ति की और आयोग से सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए, परंतु उनकी इस सिफारिश से असंतोष फैल गया। तभी जेवीपी समिति बनी। उस समय धर आयोग की सिफारिशों से उत्पन्न असंतोष के बाद भारत सरकार ने दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषीय प्रांत समिति का गठन किया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल जी शामिल थे और इस समिति ने इस भाषीय आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को ही सही नहीं माना। किंतु 1953 में आंध्र प्रदेश के गठन के लिए मांग करने वाले आंदोलनकारी पोट्टी श्री रामुल का 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद निधन हो गया, जिससे तेलुगु भाषी लोगों का आंदोलन उग्र हो गया एवं सरकार को मजबूरन भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का निर्माण करना पड़ा। ठीक है, यही था भाषा के आधार पर। फजल अली आयोग क्या है, आइए इसे जानते हैं। भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इसमें कुल 3 सदस्य थे। फजल अली जो कि अध्यक्ष थे और के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू। जो आयोग ने यह स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसने एक राज्य और एक भाषा के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। इसका मत था कि किसी भी राजनीतिक इकाई के पुनर्निर्माण या पुनर्धारण में भारत की एकता को प्रमुखता दी जानी चाहिए। समिति ने राज्यों को पुनर्गठन योजना के लिए 4 बड़े कारक बताए। पहला कारक क्या था, देश की एकता एवं सुरक्षा की अनुसंरचना एवं संरक्षण था। इसमें भाषा एवं सांस्कृतिक एकरूपता थी, वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क थे,
प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों की कल्याण की योजना और इसका समर्थन था। ठीक है। 1956 के बाद बनाए गए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश क्या कहते हैं ये जानते हैं। महाराष्ट्र एवं गुजरात 1960 में बम्बई का भाषा के आधार पर पृथक्करण, दादर एवं नगर हवेली 1961 में 10वें संधि संशोधन द्वारा, ये सब 1956 के बाद बनाए गए कुछ नए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछता भी है कि नागालैंड कब अलग हुआ, इसका निर्माण, इसका ये नागालैंड कब राज्य मतलब घोषित हुआ, ये सब आपसे पूछता है। सिक्किम 1975 में और 36वां संविधान संशोधन में बना। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड सन 2000 में ये भी उन्हें बने थे और तेलंगाना 2015 में बना है। ठीक है, समझ गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आप इसे याद जरूर कीजिएगा और अपनी डायरी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। ठीक है, अब आइए नागरिकता के बारे में जान लेते हैं। सिटीजनशिप, आखिर हमारा संविधान नागरिकता के बारे में क्या कहता है, आइए इसे समझते हैं। नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और इनकी राज्य पर पूर्ण निष्ठा होती है। इन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, हेडिंग डालिएगा पहला, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार एवं विशेषाधिकार। धर्म, मूल, वंश, जाति, चाहे किसी भी धर्म, लिंग, जाति, वंश का ही क्यों ना हो, या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 में ऐसा नहीं है। ठीक है, लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार है, अनुच्छेद 16 में यह बताया गया है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दिया गया है। ठीक है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 एवं 30 में दिया गया है। लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के मतदान का अधिकार है। इसमें संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार है, सिटीजनशिप अगर आप रहेंगे तो। सार्वजनिक पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब जो पद हैं, महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता की योग्यता रखने का अधिकार है आपके पास। ठीक है, और सब योग्य होने चाहिए। संविधान निर्माण एवं लागू होने के समय भारतीय नागरिकता की श्रेणियां क्या थी, आइए जानते हैं। एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है वह इन शर्तों को पूरा करता है। पहला, यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता में किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाज्य भारत में पैदा हुए हों और इन शर्तों को पूरा करते हों, यदि वह 19 जुलाई से पूर्व स्थानांतरित हैं या 19 जुलाई 1948 को अगर हुआ हो, तो अपने प्रवेशन की तिथि से उससे सामान्यतः भारत में निवास किया हो, तभी भी उनको सिटीजनशिप मिल सकती है। संविधान निर्माण में लागू होने वाले समय भारतीय नागरिकता की ये श्रेणियां हैं, जो बताया जा रहा है कि अगर आप भारत की नागरिकता चाहें तो कैसे आप ले सकते हैं। ठीक है, ये विशेष आपको जानकारी के लिए बताया गया है, ये अनुच्छेद 6 में है, 6 में दिया गया है। अब आइए जानते हैं, एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्निवास के लिए लौट आया हो, ऐसे व्यक्ति को पंजीकरण यानी प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक भारत में रहना अनिवार्य है। यह अनुच्छेद 7 में लिखा गया है। ठीक है, एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाज्य भारत में पैदा हुए हों लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो, वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण यानी कूटनीतिक तरीके से या पार्षदीय प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो। यह अनुच्छेद 8 में दिया गया है। ठीक है, अब ये जान लेते हैं नागरिकता समाप्ति से संबंधित मूल संविधान के उपबंध क्या है, आइए इसे जानते हैं। वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा। अगर आप किसी अन्य देश के सिटीजनशिप को अपना लेते हैं तो आप भारत के नागरिक नहीं होंगे। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, यदि संसद उसकी नागरिकता समाप्त करे तो वो भी नहीं रहेगा। नोट करके लिखिएगा इस बात को। संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकती है। यह अनुच्छेद 11 में दिया, यानी नियम कानून बना सकती है। ठीक है,
नागरिकता अधिनियम 1955, इनसे क्वेश्चन लगातार बनते हैं, इन बातों का आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद अर्जन एवं समाप्ति के बारे में उपबंध करता है। इस अधिनियम को अब तक 5 बार संशोधित किया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1952 और 2003, 2005 और 2015 में इसका संशोधन हुआ है। नागरिकता का अर्जन कैसे होता है? नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताता है। जन्म से या वंशानुगत से या पंजीकरण द्वारा या प्राकृतिक द्वारा या क्षेत्र समाविष्टि करने के आधार पर। ठीक है। अब जन्म से प्राप्त नागरिकता क्या कहलाता है? जन्म से यानी भारत में अगर आपका जन्म हुआ है, ये ऊपर मैंने आपको बताया 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्म की व्यक्ति या माता पिता के जन्म की राष्ट्रपति के द्वारा मौजूद भारत का नागरिक होगा। ठीक है, नोट करके इस बातों को लिखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मा व्यक्ति नहीं होगा। भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिकों के बच्चे जो भारत में जन्म ले एवं शत्रु देश के बच्चों को भारत की नागरिकता अर्जन करने का अधिकार नहीं है। ठीक है। वंश के आधार पर नागरिकता, जन्म यानी भारत से बाहर हुआ है तो आपका तभी भी आपको मिल सकता है अगर आपके माता पिता भारत में रह रहे हों। ठीक है। पंजीकरण द्वारा नागरिकता, ये भी आप देख लीजिएगा, नोट करके इन बातों को लिखिएगा। पंजीकरण द्वारा नागरिकता क्या कहता है? एक व्यक्ति जन्म से भारतीय मूल का माना जाएगा यदि वह उसके माता पिता में कोई अविभाजित भारत में पैदा हुए हों या 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बनने वाले किसी भू क्षेत्र के निवासी हों। ठीक है, तो आपको भी मिल जाएगा। प्राकृतिक रूप से नागरिकता क्या कहता है? यदि व्यक्ति सेवा, विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव उन्नति में संबंध रखता हो और भारत सरकार उपरोक्त किसी का एक प्रावधान या सभी प्रावधानों को प्रावधानों का दावा हटा सकती है तो आप प्राकृतिक रूप से नागरिकता ले सकते हैं। ऐसे देश से संबंधित नहीं है जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते। यदि वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेना में हो तथा आवेदन देने से 12 माह पूर्व से भारत में रह रहा हो। ठीक है, तभी उसे प्राकृतिक रूप में मिलता है। अब आइए जानते हैं मूल अधिकार हमारे क्या क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स। अब ये पढ़ते हैं और जानते हैं हमारे मूल अधिकार कौन कौन से हैं। इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं एमटीएस में, जैसे एग्जामों में एसएससी एमटीएस जो कराती है उससे कई बार पूछा गया और यूपी पुलिस में भी इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान से प्रभावित रहे हैं और संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है और मूल अधिकारों में प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। मूल अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्यों के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। ये विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं और मूल अधिकारों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, न कि व्यक्तियों की। और मूल अधिकार व्यक्ति की विकास भौतिक, बौद्धिक एवं नैतिक एवं आध्यात्मिक के लिए आवश्यक है। वर्तमान में संविधान में 6 मूल अधिकार हैं। 6 मूल अधिकार कौन कौन से, आइए जानते हैं। पहला है समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक इसके बारे में बताया गया है। दूसरा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 और 28 में है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, यह आपके ऊपर है। ठीक है। मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या हैं? ये असीमित नहीं है परंतु बाध योग्य हैं। राज्य इन पर युक्ति प्रतिबंध लगा सकता है, कारण उचित या नहीं इसका कोई नहीं है, इसका निर्णय अदालत करती है। और इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले हैं तथा कुछ सकारात्मक विशेषताओं वाले भी हैं। ठीक है। ये अस्थायी नहीं है, संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन इनमें कटौती या कमी संविधान संशोधन 368 के तहत ही की जा सकती है तथा संशोधन संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना किया जा सकता है। ठीक है। समानता का अधिकार या विधि के समानता का अधिकार में क्या क्या आता है ये बताते हैं आपको।
समानता का अधिकार में पहला आएगा कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध और विधि के समझ समानता और विधियों के समान संरक्षण, उपबंधियों का अंत, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में। ये समानता का अधिकार है, ये सब आपको मिलना चाहिए। और कुछ अपवाद भी हैं, आइए इन्हें जानते हैं। भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को प्राप्त विशेषाधिकार हैं, अनुच्छेद 361 में इसका वर्णन है। और राष्ट्रपति एवं राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी निर्णय या कार्य के लिए देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं है और राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का दंडिक कार्यवाही प्रारंभ या चालू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या फिर कारावास की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति या राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत सामर्थ्य के लिए किए गए कार्य के लिए किसी भी अन्य न्यायालय में दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। जब तक वो पद पर हैं ये सब नहीं चल सकता है। पहले आप उनको उस पद से हटाइए तब चलाइए। कोई भी व्यक्ति यदि संसद के या राज्य विधानसभा के दोनों सदनों का किसी एक सदन का सत्य कार्यवाही की संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन समाचार पत्र, रेडियो या टीवी में करता है तो उस पर किसी भी प्रकार का दीवानी या फौजीदारी या मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा। ठीक है, नोट करके इस बातों को लिखिएगा। विधि के समझ समता का विचार ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधियों का समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, विधि के समझ समता यानी किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। साधारण विधि के तहत सभी व्यक्तियों से समान व्यवहार। कोई व्यक्ति ऊंचा या नीचा या गरीब कोई भी नहीं है और विधि के ऊपर नहीं है। यह नकारात्मक संदर्भ से प्रस्तुत करता है। ठीक है, अभी तक हमने पहला अधिकार पढ़ लिया और अपवाद भी जाने, समानता का अधिकार। बाकी के कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।